Good evening. I am Subhas Poddar and you are watching this video on the Career Shaper, which is an educational channel on YouTube. This is a set of 25 questions for the BPSC 67th PT, which pertains modern Indian history, especially focused on Jawaharlal Nehru and the left movement in India. Now let's solve it. क्वेश्चन नंबर 1, फ्रीडम फाइटर की गैलेक्सी में गांधी के बाद किसका स्थान आता है? तो ये ऑप्शन देखें, ये ऑब्वियस आंसर आप इसका दे पाएंगे, ये नेहरू जी हैं। ऑप्शन देखें, पटेल, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर सी होगा। जवाहरलाल नेहरू गांधी युग के महान नेता थे, ये आप सब जानते हैं। गांधी के अलावा अगर कोई व्यक्ति था जिसका जीवन देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का इतिहास था तो वो जवाहरलाल का था। अतः आज़ादी के बाद भी भारतीय राजनीति पर 1947 से 64 तक नेहरू जी का दबदबा रहा और इस अवधि तक भारत नेहरू था और नेहरू भारत। तो समझ गए होंगे, गांधी के बाद यही थे। नेक्स्ट 2 नंबर देखें, कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये कौन सा साल था? ये साल 1912 था। 1912 में बार के लिए क्वालिफाई करने के बाद नेहरू भारत लौटे, स्वदेश लौटे और अपनी पहली उपस्थिति कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराई। कहाँ पर? बांकीपुर सेशन 1912 के एक डेलीगेट के रूप में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1912। और ये जो ऑप्शन डी नंबर है 1921, इसमें तो एनसीएम के दौरान यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये गांधी के निकट संपर्क में आए थे। 3 नंबर देखें, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के महासचिव चुने गए यानी जनरल सेक्रेटरी। ये कब चुने गए थे? ये था 1923। इस ईस्वी में ही ये जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे कांग्रेस के, आईएनसी के। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 4 नंबर देखें, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? ये उनके लाइफ लाइन में, पूरा लाइफ स्पान में, जीवन काल में वो कितनी बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की? तो ये देखिए, ऐसा अवसर 7 बार आया। कब कब आया? आज़ादी से पहले अगर देखेंगे तो 1929, 39 और 46 में ये बने थे 3 बार, और फिर आज़ादी के बाद 4 बार यानी 1951, 52, 53, 54, यानी आज़ादी के बाद लगातार 4 वर्ष ये अध्यक्षता किए और आज़ादी के पहले 3 बार, यानी कुल मिला के 7 बार हुआ। आंसर डी हो गया। 5 नंबर देखें, 1946 में अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की? वेल नोन क्वेश्चन है, ये जवाहरलाल नेहरू होगा। इंटरिम गवर्नमेंट जब बना था 1946 में तो उसका चेयरपर्सन यही थे, नेहरू। 6 नंबर देखें, गांधी ने अहिंसा के संदर्भ में अपना उत्तराधिकारी होने की बात कही। ये अच्छा प्रश्न है कि आखिर गांधी जी अपना सक्सेसर किसे चुने। हालांकि ये ऑफिशियल बात नहीं है, अनऑफिशियल ही है, लेकिन ये सही है कि नेहरू जी को ये अपना सक्सेसर के रूप में चुने थे। अपने राजनीतिक दर्शन में नेहरू गांधी के एक सच्चे शिष्य थे और उनका अहिंसा के सिद्धांत को उन्होंने पूरा समर्थन दिया। गांधी को नेहरू पर पूरा भरोसा था। ये देखिए, विश्वास वाली बात है। गांधी को नेहरू पर पूरा भरोसा था
और अपने इस विश्वास को छिपाया नहीं गांधी ने कि उनकी मृत्यु के बाद नेहरू उसका उत्तराधिकारी होगा, आयर होगा और अहिंसा पर उसके विश्वास को बरकरार रखेगा और इस पथ पर देश का नेतृत्व करेगा। गांधी का इतना विश्वास था इन पर। अहिंसा को लेकर ही था कि अहिंसा का जो मेरा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को यही चला सकता है आगे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सेवन नंबर देखें, जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में असत्य है। क्या असत्य है इनके बारे में? राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी, उदारवादी आंदोलन के समर्थक, विश्व शांति में विश्वास रखने वाले। तो इनमें लगभग सभी गुण थे। राष्ट्रवादी भी थे, कट्टर राष्ट्रवादी नहीं थे लेकिन राष्ट्रवादी कहे जाते हैं ये। तो ये चारों थे, चारों गुण इनमें था। अब देखिए इनका जो ये था छवि था, विस्तृत मानवतावादी वाला छवि था और उस छवि के लिए जिस विचारधारा पर वे चल रहे थे उसके समक्ष राष्ट्रवाद अत्यंत संकीर्ण विचारधारा का था। यद्यपि वे एमिनेंट नेशनलिस्ट माने जाते हैं लेकिन वो जो होता है कट्टरपन होता है राष्ट्रवाद में, वो नहीं था उनमें। ये राष्ट्रवादी होने का उनके लिए व्याख्या है। बी नंबर देखें, अंतर्राष्ट्रीयवादी। तो वो एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीयवादी थे तथा साम्राज्यवाद और औपनिवेशवाद के विरुद्ध उन्होंने दमन किए गए मानवता के लिए सिंपैथी जताई और उसका सपोर्ट किया। सी नंबर देखें, उदारवादी आंदोलन के समर्थक। ये बात भी सही है। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका में जो उदारवादी आंदोलन हुए उसको, उन आंदोलनों को इन्होंने अपना मॉरल सपोर्ट दिया था और सभी प्रजाति के लोगों और देशों के साथ सिंपैथी जताई थी। डी नंबर देखें, विश्व शांति में विश्वास रखने वाले। ये थे, वर्ल्ड पीस में इनका विश्वास था और यही कारण है कि उन्होंने यूएनओ की पुरजोर वकालत की थी। अनेकों अंतर्राष्ट्रीय संकट जैसे सुएज कैनाल का संकट हो या फिर कोरिया प्रायद्वीप का संकट हो, लाओस का हो, कांगो, वियतनाम, अरब इजराइल द्वंद्व, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान नेहरू ने शांति वापसी के लिए कड़ी जद्दोजहद या मशक्क़त की थी। तो ये सारे गुण इनमें थे और ये असत्य पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये चला जाएगा आंसर। यानी ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सब गुण से लैस थे नेहरू, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये चारों ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए आंसर ई जाएगा, कोई नहीं। 8 नंबर देखें, राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति कांग्रेस द्वारा की गई। राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो अपॉइंटमेंट कांग्रेस द्वारा किया गया वो कब किया गया था? तो ये साल था 1939। इसके अध्यक्ष खुद नेहरू ही थे। आर्थिक क्षेत्र में नेहरू समाजवादी थे, ये तो सभी जानते हैं, और आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता पर जोर दिए थे। आज़ादी के बाद वे योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। वो तो हर पीएम बाय वर्चू इसका अध्यक्ष होता ही है, प्लानिंग कमीशन का, और ज़्यादातर उसके प्रभाव की वजह से भारत में आर्थिक नियोजन के लक्ष्य के लिए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को स्वीकार किया गया था। तो ये 1939 की बात है, कांग्रेस द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया गया था एनपीसी का। आंसर भी हो जाएगा। 9 नंबर देखें, फ्रीडम फाइटर्स के बीच वे एक राजकुमार थे। ऐसा किसके बारे में कहा गया है? ये और कोई नहीं बल्कि नेहरू थे। इसको प्रिंस बोला जाता था फ्रीडम फाइटर्स के बीच। 9 का भी हो जाएगा। 10 नंबर देखें, सीपीआई के गठन की घोषणा कहाँ से की गई?
ये अच्छा प्रश्न है। सीबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये सभी जानते हैं। और कहाँ से हुआ ये भी क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। तो ऐसा हुआ 1920 के अंत में एम.एन. राय और अन्य भारतीयों ने ताशकंद में सीपीआई के फॉर्मेशन की घोषणा की थी। इसके सचिव सत्यभक्त थे। और ये जो ताशकंद में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय ब्रिटिश दमन के वजह से कुछ भारतीय बाहर में रहने लगे थे, राजनीतिक कारणों से देश छोड़कर बाहर रहने लगे थे। तो इसलिए ताशकंद में ऐसा हुआ, सीपीआई का गठन वहीं से किया गया। ये आंसर डी हो जाएगा इसका, ताशकंद से, वहीं से गठन की घोषणा हुई थी। तो 11 नंबर देखें, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी फॉर टॉयलर्स ऑफ द ईस्ट। टॉयलर्स ऑफ द ईस्ट ये कहाँ पर स्थित है यूनिवर्सिटी कम्युनिस्टों के लिए, तो ये मॉस्को में स्थित है। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, यहीं से कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टॉयलर्स ऑफ द ईस्ट से ट्रेनिंग पूरा करके तथा मॉस्को से वित्तीय मदद का आश्वासन लेकर क्रांतिकारियों का पहला जत्था भारत में प्रवेश किया था, यहीं से ट्रेनिंग लेके। देखिए, टॉयलर किसको बोलते, टॉयल्स मीन्स होता है ट्रैप्स या फिर डिफिकल्टीज, उसी से टॉयलर्स बना है। 12 देखें, ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी अस्तित्व में आया। ये कब आया, ये दिसंबर 1928 की बात है, जब ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी अस्तित्व में आई। और इसके पहले 4 वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी बंगाल, बॉम्बे, पंजाब और यूपी में संगठित हो चुके थे। उसके बाद ऐसा हुआ, 12 का हो जाएगा सी, दिसंबर 1928। 13 देखें, कालक्रमानुसार सही विकल्प चुने। मेरठ कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, पेशावर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, कानपुर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, ये तीनों कॉन्स्पिरेसी ट्रायल है, अलग अलग जगहों पर हुआ। तो बताना है कि ये पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ। तो ये देखें, पेशावर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल पहले हुआ 1922-23 में। उसके बाद कानपुर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल हुआ 1924 में। फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी ट्रायल हुआ 1929 से 33, लगभग 3.5 साल से अधिक समय तक ट्रायल जारी रहा। इसमें 27 दोषी करार दिए गए थे। तो इस तरह से कौन होगा इसका आंसर, YZX यानी डी होगा, ये सही है। 14 नंबर देखें, सीपीआई एक अवैध संगठन घोषित किया गया, ऐसा कब हुआ। सीपीआई को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन कब घोषित किया गया था, तो ये जुलाई 1934 की घटना है। 14 का डी हो जाएगा। पब्लिक सेफ्टी बिल 15 नंबर देखें, भारत में निर्देशित था किसके विरुद्ध। ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में लाया गया था इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो किसके लिए निर्देशित था, ये कम्युनिस्टों के विरुद्ध निर्देशित था। हालांकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस सदस्यों ने सक्सेसफुली इस बिल के इनेक्टमेंट का विरोध किया था, अधिनियमन का विरोध किया था। तो 15 का भी हो जाएगा, कम्युनिस्टों के विरुद्ध ये लाया गया था। 16 नंबर देखें, पॉपुलर फ्रंट पॉपुलर
संगठित करने की योजना में शामिल नहीं था। इसमें कौन कौन सा शामिल नहीं था पॉपुलर फ्रंट बनाने में? तो इसमें देख लीजिए, आईएनसी को छोड़ के सब होगा इसका आंसर। कम्युनिस्ट भी था इसमें, सीएसपी भी था और ट्रेड यूनियनिस्ट भी था। तो देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। 16 इसमें शामिल नहीं था, इसका आंसर पहले ले लीजिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। आईएनसी इसमें शामिल नहीं था, बाकी तीनों शामिल था। तो अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लीजिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का 7th कांग्रेस, कांग्रेस बैठक को बोलते हैं मीटिंग को, 7th कांग्रेस हुआ मॉस्को में 1925 में। उसका जो गाइडलाइंस था उसके तहत कम्युनिस्टों को आईएनसी ज्वाइन करके इसके संगठन का उपयोग आईएनसी के भीतर वामपंथ को मजबूत और प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी तत्वों को बाहर करना था। देख लीजिए गाइडलाइंस कहाँ से आ रहा था। कम्युनिस्ट को आईएनसी में शामिल होना था और शामिल होकर उसके संगठन का उपयोग करना था। फिर उस संगठन के अंदर एक वामपंथ का उदय करना था, उसको मजबूत करना था। और फिर उसी कांग्रेस में जो प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी तत्व था उसको बाहर करना भी था। और इसके बाद कम्युनिस्टों, सीएसपी और ट्रेड यूनियनिस्टों ने पॉपुलर फ्रंट के संगठन की योजना बनाई, मगर यह मोर्चा कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। तो चलिए इसका आंसर सी हो गया। 17 नंबर देखें, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध को एक साम्राज्यवादी युद्ध कहा। ये स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार को इंपेरियलिस्ट वार कहा। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आ भी सकता है। तो देखिए कब कहा, ये कहा सितंबर 15, 1939 को। आंसर इसका ए हो जाएगा। अठारह नंबर देखिए, सीपीआई को भारत सरकार ने वैध संगठन घोषित किया। इसके पहले क्वेश्चन आया था कि इसको अवैध घोषित किया गया था, लेकिन ऐसा भी समय आया कि वही भारत सरकार यानी उस समय का ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में उसको फिर वैध संगठन घोषित कर दिया। तो ये काम कब हुआ? ये काम हुआ 1942 में। जिसका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि फिर लीगल करना पड़ा घोषित सीपीआई को? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जून 1941 में जब हिटलर ने सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, जिसको फादरलैंड ऑफ सोशलिज्म भी कहा जाता है, पर हमला किया, तो भारतीय कम्युनिस्टों ने वर्ल्ड वार सेकेंड को पीपल्स वार कहा और एलाइड रशियन वार एफर्ट के लिए पूर्ण सहयोग की घोषणा की थी। इस एवज में भारत सरकार ने 1942 में सीपीआई को वैध संगठन घोषित कर उसे रिवार्ड दिया। 1942 के विद्रोह को दबाने में कम्युनिस्टों ने ब्रिटिश स्पाई का काम किया था। तो खुश था उस समय सीपीआई से। 19 नंबर देखें, किस विद्रोह को दबाने में कम्युनिस्टों ने ब्रिटिश खुफियों की भूमिका निभाई? अभी भी इसकी चर्चा हुई। 1942 के विद्रोह को। 19 का डी हो जाएगा आंसर। कम्युनिस्ट ही, भारतीय कम्युनिस्ट ही ब्रिटिश खुफिया बन गया 1942 के आंदोलन में। 20 नंबर देखें, सीपीआई ने भारत को बहुराष्ट्रीय राज्य माना। देख लीजिए, मल्टीनेशनल स्टेट माना इंडिया को सीपीआई ने। ये कब माना था? तो ये काम 1945 में हुआ था, उसके द्वारा ऐसा माना गया था। सॉरी, ये 20 का बी ही होगा, सी होगा 1942। इस वर्ष सीपीआई एक संकल्प को एडॉप्ट किया था
यह घोषणा करते हुए कि भारत को एक बहुराष्ट्रीय राज्य होना चाहिए और ऐसे 16 भारतीय राष्ट्रों की पहचान की थी। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, 1942। इसी वर्ष उसने ऐसा कहा था कि भारत को एक बहुराष्ट्रीय राज्य माना जाए। 21 नंबर देखें, बालकंस मॉडल पर भारत विभाजन की योजना कैबिनेट मिशन के समक्ष पेश किया। जिसने पेश किया बालकंस मॉडल पर, तो ये सीपीआई ही था जो इस तरह का मॉडल पेश किया था। आंसर ले लीजिए, सीपीआई होगा सी। अब देखिए 1946 में सीपीआई ने ऐसा किया जिसमें भारत को 17 अलग अलग संप्रभु राज्यों में बांटने की बात कही गई थी। ये बालकंस मॉडल पर भारत का विभाजन में ये 17 ऐसा सॉवरेन स्टेट को मतलब कि पेश किया था कि इस इंडिया का इस तरह से टुकड़ा कीजिए। ये बालकंस मॉडल को यूएसएसआर मॉडल पर बेस्ड माना जाता है। बाईस नंबर देखें, कांग्रेस वामपंथ का उद्भव एक तर्कवादी विद्रोह के रूप में हुआ, यानी रैशनलिस्ट रिवोल्ट के रूप में हुआ। कांग्रेस वामपंथ का उदय। अब देखिए किस परिप्रेक्ष्य में इसका उदय हुआ, इस सोच के साथ, रैशनलिस्ट सोच के साथ। तो इसमें देखिए गांधी के रहस्यवाद यानी मिस्टिसिज्म ऑफ गांधीज्म के विरुद्ध। दो बी नंबर देखें, गांधीवाद के रहस्यवाद के समर्थन में। साम्यवाद के मान्यतावाद यानी डॉगमेटिज्म ऑफ कम्युनिज्म के विरुद्ध, और फिर इसके समर्थन में। तो इसमें कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, ए और सी करेक्ट है। ये जो इनका रैशनलिस्ट रिवोल्ट के रूप में इसका उद्भव हुआ कांग्रेस वामपंथ का, तो इसमें कौन कौन से प्रभावी तत्व थे, किसके विरुद्ध में ऐसा हुआ। तो ये पहला ऑप्शन सही है, गांधीवाद के रहस्यवाद के विरुद्ध यानी मिस्टिसिज्म ऑफ गांधीज्म के अगेंस्ट। और फिर सी नंबर सही है, साम्यवाद के मान्यतावाद के विरुद्ध यानी डॉगमेटिज्म ऑफ कम्युनिज्म के अगेंस्ट। ये दोनों तत्व प्रभावी रहे कांग्रेस वामपंथ के उद्भव में। तो इसका आंसर चला जाएगा ई। ए और सी सही है, इसमें ई होगा आंसर। 23 नंबर देखें, गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस बुलाने की घोषणा की जब राष्ट्र लोकप्रिय आंदोलन के कगार पर था। तो ये ऐसा कब किए थे गांधी जी, ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, प्राय लड़के को पता भी होता है कि ये वापस ले लिए थे आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये काम हुआ था 1922 में। आंसर इसका ले लीजिए बी हो जाएगा इसका आंसर, 22 का, 23 का बी। तो देखिए ये जो और सब ऑप्शन है 1931 है, तो इसमें सीडीएम सस्पेंड किए थे वो। सीडीएम यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, उसको सस्पेंड किए थे, निलंबित किए थे। ये सी नंबर ऑप्शन जो है। और डी नंबर देख लीजिए, इसमें सीडीएम वापस बुलाए थे और कांग्रेसियों को व्यक्तिगत सत्याग्रह की सलाह दी थी गांधी ने। तो इसका आंसर तो हो गया, बी होगा इसका आंसर। 24 देखें, जेपी फूलन प्रसाद वर्मा व अन्य ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाई। ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो ये कब बना था, 24 नंबर का देखें, ये जुलाई 1931 की बात है, जब इन लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी बीएसपी। 24 का ए हो जाएगा आंसर।
और ये देखें, ये जो और डेट है, सी नंबर देखें, सितंबर 1933 में पंजाब सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई थी। और डी नंबर देखें, अक्टूबर 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक रूप से शुरू हुई। यानी औपचारिक रूप से कहने का मतलब अपने संविधान तथा 15 सूत्री कार्यक्रम के साथ ये पार्टी शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। 25 नंबर देखें, कम्युनिस्टों ने कांग्रेस सोशलिस्टों को कहा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, काउंटर, मतलब कि रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन ये चल रहा है कम्युनिस्टों और कांग्रेस सोशलिस्टों के बीच। क्योंकि जब जेपी बना लिए थे सीएसपी, तो जो खाटी कम्युनिस्ट थे, यानी रशियन मॉडल को मानने वाले कम्युनिस्ट इंडिया में, वो उनके साथ ये तालमेल नहीं बैठने लगा। तो देखिए क्या कहा कम्युनिस्टों ने कांग्रेस सोशलिस्टों को, सोशल फासिस्ट, सोशल चौविनिस्ट, नकली समाजवादी, सोवियत संघ का उपग्रह। बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये सब क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इसमें देखिए ए नंबर सोशल फासिस्ट ये सही है, और सी नंबर नकली समाजवादी, फेक सोशलिस्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर तो ई चला जाएगा, ए और सी सही है। कम्युनिस्टों ने कांग्रेस सोशलिस्टों को ऐसा ही कहा। अब देखिए बी और डी नंबर ऑप्शन जो है, सोशल चौविनिस्ट और सोवियत संघ का उपग्रह, ये कांग्रेस सोशलिस्टों ने भारतीय कम्युनिस्टों को कहा था उसके जवाब में। इसके अलावा कांग्रेस के दक्षिण पंथियों ने सीएसपी को अंतर्राष्ट्रीयवादी कहा था। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लीजिए। सीएसपी कांग्रेस में एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर काम करने, इसे ताकत देने और इसकी नीतियों को मोल्ड करने और आकार देने हेतु शुरू किया गया था। सीएसपी का एम यही था। इसका प्रादुर्भाव भारतीय कम्युनिस्टों एवं कांग्रेस दक्षिण पंथियों को नहीं भाया, अतः इन दोनों ने कटाक्ष किया और प्रतिक्रिया स्वरूप सीएसपी ने भी इन दोनों पर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये सेट भी कंप्लीट हुआ। आगे और वीडियो हम लेके आएंगे अन्य विषयों पर, जीएस के कंस्टिट्यूएंट पर। तो फिर हम या तो शॉर्ट सेट लेके आएंगे या फिर 25 क्वेश्चन वाला सेट लेके आएंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।